Very good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Class, I am taking chapter 4, Understanding Laws. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Understanding laws में Good morning, ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। लॉज का मतलब आप लोगों ने अच्छे से समझा था कि रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट वी हैव टू फॉलो फॉर द सिस्टमैटिक रन ऑफ आवर कंट्री, आवर सोसाइटी। लॉज इसीलिए बनते हैं। तो देश में कई तरह के लॉज बने थे इससे पहले भी और अभी भी बनते आ रहे हैं, जो जैसी सोसाइटी की नीड होती है। ठीक है, जैसे मैरिज के का लेकर के, डोमेस्टिक वायलेंस के लेकर के, वोटिंग को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर के लॉज बनते रहते हैं। अभी एक टू लॉज अप्लाई टू ऑल में एक एग्जांपल आप यहाँ पे देखेंगे। अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प हिज सन गो इनटू हाइडिंग because his son has been given a 10-year jail sentence by a district court। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जेल डाल दिया था 10 इयर्स के लिए, उसको पनिशमेंट मिली थी। ठीक है, तो उसने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफिशियल ने, जो वो अधिकारी था, उसने उस बच्चे को, अपने बच्चे को इससे बचा लेता है। देखो, अ कोर्ट फॉर अ क्राइम दैट ही हैज कमिटेड, उसको 10 ईयर की जेल मिली थी। डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्शंस वेयर राइट? तो उसने क्या किया, जो अधिकारी था उसने उसे बचा लेता है। अब क्वेश्चन ये है कि डू यू थिंक दैट गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्शन वेयर राइट? आपको लगता है कि उसने जो किया था वो सही था? उसने वायलेशन ऑफ लॉ किया था, एकदम क्लियर है कि उसने लॉ का वायलेशन किया था। तो क्या हम कह सकते हैं कि डू लॉज अप्लाई टू ऑल? अब देखो, should his son be exempt from the law just because his father is economically and politically powerful? तो क्या उसको, मतलब अगर वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पावरफुल है तो क्या उसे अपने बच्चे को इस तरह से बचा लेना चाहिए? और क्या ऐसा हमारे देश में होता है? ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे एकदम क्लियर होना चाहिए कि नहीं, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ चलता है। मतलब लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है उसके हिसाब से चलेगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पर तो कोई भी, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो कबाड़ बेचने वाला हो, उन सब के लिए लॉ इक्वली एप्लीकेबल है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, अब ये जो है, अब यहाँ पे इसी में, लेकिन हमारी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो आपने देखा था कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने आर्बिट्ररी यूज करती थी लॉ का। मतलब आर्बिट्ररी मतलब मनमानेपन से कानून का यूज करना। तो क्या उनके उस तरीके को रूल ऑफ लॉ कह सकते थे? नहीं। हम एग्जाम्पल दे सकते थे कि उन्होंने जो 1870 में सेडिशन एक्ट लेके आए, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट लेके आए, फिर रॉलेट एक्ट लेके आए, तो क्या ये सब रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए लेके आए थे? नहीं। ये तो साफ साफ बता रहा था कि वो तो बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी जांच के इंडियंस को सीधे जेल में डालते थे। अगर उनको ये मालूम चल गया कि ये जो ग्रुप बैठी है यहाँ पे वो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज को, ब्रिटिश को क्रिटिसाइज करने के लिए है, तो सीधे वो उसके बिहाफ पे उसको पनिशमेंट मिल जाती थी। तो ये रूल ऑफ लॉ कहाँ फॉलो हुआ? तो फिर देश में रूल ऑफ लॉ आया कैसे? तो आपने देखा है कि जो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट हैं उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था उस समय, आज़ादी से पहले। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, वो डिमांड कर रहे थे कि हमारे देश में जो लॉ आएगा वो जस्टिस होना चाहिए, उसमें न्याय मिलना चाहिए, मनमानापन, आर्बिट्ररी नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। ठीक है, तो इंडियन जो नेशनलिस्ट थे उनके प्रोटेस्ट करने की वजह से, उनकी गवर्नमेंट उनको क्रिटिसाइज करने की वजह से वो ये चाहते थे कि देश में सबके साथ इक्वालिटी हो, तब जाके देश में रूल ऑफ लॉ आया और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ। क्लियर? अब उनकी वजह से रूल ऑफ लॉ आया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। फिर आपने देखा कि जितने भी हमारे इंडियन जो लोग थे, नेशनलिस्ट लीडर थे, आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे क्या थे, लॉयर्स थे, लीगल प्रोफेशन एडॉप्ट करने वाले लोग थे। ठीक है, तो उन सब ने क्या किया, रूल ऑफ लॉ को कॉलोनियल पीरियड में जन्म दिया। फिर धीरे धीरे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देखा था कि जैसी सोसाइटी की नीड होती है उसके हिसाब से लॉ बनता है। जैसे कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट
एक एक्ट बना था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो प्रॉपर्टी को लेके बहुत सारे एक्ट बने थे। तो एक एक्ट बना था और वो उस एक्ट को अमेंड किया गया। अमेंड मतलब उसमें चेंज लाया गया, समझ रहे हो ना? उसमें चेंज लाया गया उस एक्ट में, और उसमें चेंज क्या लाया गया कि जो प्रॉपर्टी होगी वो सिर्फ बेटों को ही नहीं मिलेगी, उसमें सन्स, डॉटर्स, मदर्स वो सब लोग उस फैमिली प्रॉपर्टी में इक्वल शेयरिंग करेंगे। ठीक है, इस लॉ को याद रखना जो एक्ट बन के आया था। ठीक है, तो इस तरह से सोसाइटी की नीड के हिसाब से लॉज में चेंज होते रहते हैं। अगर कोई पुराने लॉ हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए उसमें अमेंडमेंट भी किया जाता है। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन है कि हाउ डू न्यू लॉज केम अबाउट, नए जो लॉ है वो कैसे आते हैं? तो आपने ये देखा ही था कि जो डोमेस्टिक वायलेंस वाला केस था तो उसमें किन किन तरीके से कैसे ये जो है सबसे पहले उस पर डिस्कशन होता है, डिस्कशन के बाद वो जो है जो पूरे सोशल एक्टिविस्ट जो लोग होते हैं उनकी ग्रुप जो है वो उस पर बात करती हैं। पहले कॉमन पीपल बात करते हैं, फिर वो लोग ग्रुप उस ग्रुप में जो है जैसे कि हमने पढ़ा था कि लॉयर्स हैं और ये आपके सोशल एक्टिविस्ट हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, इन सब को लगता है कि हाँ देश में लॉ बनना चाहिए डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के। फिर वो सब लोग कहाँ जाते हैं, वो सब एक फ्रेम उसका बना लेते हैं, लेआउट बना लेते हैं कि भाई इसमें इन चीज़ों को डोमेस्टिक वायलेंस में इंक्लूड किया जाएगा। अब यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का डेफिनेशन देख लो कि जो इंजरी और हार्म कॉज्ड बाय एन एडल्ट मेल, किसी एडल्ट मेल के द्वारा अगर या उसका हस्बैंड हो अगर अपनी वाइफ के साथ वो उसको चोट पहुंचा रहा है, चाहे वो फिजिकली बिटिंग ऑफ, चाहे वो पीट करके करे, चाहे इमोशनली एब्यूज करके करे, चाहे वो वर्बली हो, सेक्सुअली हो, इकोनॉमिकली हो, चाहे किसी भी तरीके से वो उसका हरास करता है, तो इससे क्या ये पूरा का पूरा केस डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है। इसीलिए प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ठीक है, यही एक्ट आया 2005 में। और इसमें क्या हुआ कि इंक्लूड ऑल वुमेन हु लिव और हैव लिव्ड टुगेदर इन अ शेयर्ड हाउसहोल्ड, वो सारी वुमेन जो एक जॉइंट फैमिली में रहती है, अकेले रहती हैं, अगर उनको वायलेंस उनके साथ किया जा रहा है तो उनके अगेंस्ट इस एक्ट के मतलब इस पर कार्रवाई हो सकती है। समझ रहे ना? पूरी की पूरी कहानी ये थी। अब एक चीज़ यहाँ हम लोग जो कल बात कर रहे थे, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको देखना था, कल मैंने ये दिया भी था आपको करने के लिए। अब देखो एक है टॉपिक, हाँ जी Ma'am, in domestic violence, if there is a woman who is treated like that, so ma'am, if she herself don't take any stand about herself, so then what can do? व्हाट कैन? Ma'am, I'm asking like if there is a victim of domestic violence and the lady herself don't take any stand about herself, so what anyone another can do about her? अगर वो if she is not able to stand herself, then वो उसके जो भी रिलेटिव्स होते हैं या जो भी उसके वो लोग भी उसके साथ मिलके उसके अगेंस्ट में मतलब जो उसका हस्बैंड है उसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसका नाम तो होगा उसी लेडी का, लेकिन केस जो फाइल होता है वो उसको रिलेटिव भी कर सकते हैं, बस उसको एविडेंस बताना पड़ेगा कि ये चीज़ें हैं, मतलब उसको खुद वहाँ पे अपना साइन जो होता है ना कि भाई पता तो चले कि हाँ प्रॉब्लम इसी के साथ हो रही है। क्लियर हुआ? अब एक टॉपिक है अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। अनपॉपुलर यानी कि वो चीज़ें जो सोसाइटी ने, लॉ तो आ गया पर उसको सोसाइटी ने एक्सेप्ट ही नहीं की, वो अनपॉपुलर है। कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि एक के लिए तो वो सही है पर दूसरे के लिए वो लॉ जो है अनफेयर है, वो उसके लिए हार्मफुल है। तो क्या इस तरह से भी लॉ बन के आते हैं सोसाइटी में हमारे देश में? क्या ऐसे भी कुछ ऐसे लॉज हैं? कोई एक एग्जाम्पल है जो अनपॉपुलर है, जो कंट्रोवर्शियल है? ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि अभी जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में सिटीजनशिप एक्ट चला रहा था, ये क्या कहते हैं नागरिकता वाला जो कानून था। ठीक है, ये कानून तो बहुत पहले से ही चला रहा था पर इसमें अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट अभी ये हुआ ना, अभी जो चेंज हुआ था वो क्या था
कि जो भाई पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो 6 रिलीजन हैं, जो 6 धर्म हैं, उसमें मुस्लिम्स जो है वो इंडिया में नहीं आ सकते हैं। बाकी वो सभी लोग इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं अगर वो पिछले 6 साल से इंडिया में रह रहे हों तो। यही था ना ये पूरा का पूरा। तो कुछ लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं ये पॉपुलर, ये ठीक नहीं है, तो फिर मुस्लिमों के साथ ये है। तो इस तरह से और भी कई लॉज हैं, जैसे डाउरी से रिलेटेड दहेज में, तो उसमें जो जो डाल दिया जाता है ना कि पॉइंट ये, पॉइंट ये, पॉइंट ये, तो उसमें कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, लाइक द फार्म बिल, लाइक दी फार्म बिल, हाँ फार्म बिल। अभी जो ये एग्रीकल्चर पे जो इतना इशू चला रहा है, पूरा 10वीं बार उस पर कमीशन बैठ के उस पर बातें हो चुकी है, लेकिन उसका कुछ भी क्लियर नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह से लॉ, जब लोगों को ये लगने लगता है कि जो इसके पीछे गवर्नमेंट का इंटेंशन है वो सही नहीं है, और वो इंटेंशन बिहाइंड इट इज अनफेयर एंड हार्मफुल, हेंस पीपल माइट क्रिटिसाइज, तो लोग क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं, होल्ड पब्लिक मीटिंग्स एंड राइट अबाउट इट इन न्यूज़पेपर्स, रिपोर्ट टू टीवी न्यूज चैनल्स। तो इन सभी तरीकों से गवर्नमेंट जो है वो क्रिटिसाइज, जो ये लोग होते हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। और फिर आगे क्या था, 1 मिनट रुको, फिर से ये हाँ ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से कैसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है अनपॉपुलर लॉ को और कंट्रोवर्शियल लॉ को। तो व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू फील दैट अ रॉन्ग लॉ हैज बीन पास्ड, ठीक है, अगर लार्ज नंबर ऑफ लोगों को लगता है कि गलत लॉ आया है, देन देयर इज प्रेशर ऑन द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट पे दबाव बनाया जाता है और पार्लियामेंट को चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, वेरियस म्युनिसिपल लॉज ऑन द यूज ऑफ स्पेस विद इन म्यूनिसिपल लिमिट्स ऑफन मेक हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल। अब देखते हो ना, आप कटरा में चले जाओ, जब आप कटरा में जाते हैं या आप चौक में चले जाइए, आप देखिए कि इतनी चौड़े चौड़े उसकी रोड्स हैं, लेकिन फिर भी किस तरह से स्ट्रीट वेंडिंग के द्वारा और लोगों की पार्किंग के द्वारा, इलीगल पार्किंग के द्वारा, हॉकिंग के द्वारा पूरा का पूरा, मतलब सिर्फ थोड़ा ही बीच का रास्ता बचता है, जबकि एक रोड की लीगल मेजरमेंट होती है कि भाई इतना रास्ता खुला होना चाहिए। तो क्या है वहाँ पे, अगर कोई कंप्लेन करता है, या आप देखते हो कि जो स्ट्रीट लाइट्स वो जो पीछे नहीं होते, जो ये आपके ये जो केबल्स वगैरह के तार जो पीछे होते हैं, तो क्या है, किसी को भी थोड़ा सा भी शॉर्ट सर्किट में कुछ भी हो सकता है। तो ये सब इसके लिए भी, मतलब इलीगल तरीके से अगर वेंडिंग हो रही है, स्ट्रीट वेंडिंग हो रही है, हॉकिंग हो रही है, तो वहाँ पे ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने उसके अंडर में जितने भी एरियाज आ रहे हैं वो इन सबको खत्म करे। लेकिन अगर मान लो कि इन लोगों के लिए कोई ऐसा लॉज आता है जो इन लोगों को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, अब जरूरी नहीं है ना कि सब इलीगली ही कर रहे हैं, कुछ लोग उसको लीगल तरीके से भी करते हैं। देखो समझो इसको, नो वन विल डिस्प्यूट द नेसेसिटी फॉर सम रूल्स टू कीप द पब्लिक स्पेस ओपन सो दैट पीपल कैन वॉक। अब यहाँ पे मान लो कि स्ट्रीट वेंडिंग से कोई लॉ है और गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई आप लोग आप लोग यहाँ पे अब अपना जो है ठेले नहीं लगाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं करेगा क्योंकि वो रूल रेगुलेशन है, वहाँ पे लोगों पब्लिक स्पेस है, वहाँ पे लोग अच्छे से वॉक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो वहाँ पे अगर डिस्प्यूट करते हो तो याद पे तो फिर आपकी गलती है। लेकिन ऐसे और भी कई तरह के लॉज बनते हैं जो लोगों को एक्सेप्ट नहीं होते हैं। However, one also can't deny that hawker and vendors provide essential service। लेकिन दूसरी तरफ आप देखोगे तो आपको क्लियर चलेगा कि जो हॉकर्स होते हैं, जो वेंडर्स होते हैं, भाई ये हमारे लिए जरूरी सर्विसेज देते हैं सस्ते दाम पे, ठीक है। तो और बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे लोगों के लिए इस तरह के स्ट्रीट हॉकर्स और वेंडर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो लॉ अब ऐसा बन के आएगा कि जिससे इनकी एम्प्लॉयमेंट भी खत्म ना हो और लोगों की नीड भी पूरी हो सके। अब ये नहीं समझ में आ रहा ना, तो दोनों का बैलेंस लेके लॉ बना के चलना पड़ता है। दिस इज देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, हेंस इफ द लॉ फेवर वन ग्रुप, अगर एक लॉ एक ग्रुप को फेवर करता है एंड डिसरिगार्ड द अदर, और दूसरे को नहीं फेवर कर रहा है, इट विल बी कंट्रोवर्शियल। तो जो ये कंट्रोवर्शियल लॉ है वो इसकी डेफिनेशन है, क्लियर। एंड इट लीड टू कॉन्फ्लिक्ट
people who think that the law is not fair can approach to the court to decide on the issue. क्लियर हुआ ना कि अगर लार्ज नंबर ऑफ पीपल को लगता है कि ये जो लॉ बना है वो हमारे लिए फेयर नहीं है, तो वो क्या करते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर पे लिखे, चाहे न्यूज़ चैनल्स पे रिपोर्ट करे जा करके, चाहे वो पब्लिक मीटिंग्स करे, उसमें डिस्कस करे, या फिर लोग जो है वो कोर्ट तक जा सकते हैं टू डिसाइड इस इशू पे बात करने के लिए, मतलब इसका सोल्यूशन निकालने के लिए। द कोर्ट हैज़ द पावर, अब कोर्ट के पास पावर है टू मॉडिफाई और कैंसिल लॉ। आपको पता ही है ना कि हमारा जो कोर्ट है जुडिशरी, वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से कोई रिलेशन नहीं है। समझ रहे हो ना कि अब लेजिस्लेटिव ने लॉ बना दिया, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करने लगे, लेकिन कोर्ट क्या करता है, वो चेक करता है कि जो लॉ बना है वो सबके लिए सही है कि नहीं। अगर उसको लगता है कि इसको मॉडिफाई करना है तो उसको चेंज करती है। इफ इट फाइंड्स दैट दे डू नॉट एडहियर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो मॉडिफाइड कोर्ट तभी ऑर्डर करेगी चेंज करने के लिए जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल को फॉलो नहीं करता है। तो इतना क्लियर हुआ कि जब कभी भी इस तरह के कंट्रोवर्शियल लॉज आएंगे देश में तो उसका रिजल्ट क्या होता है, और कौन कौन से इस तरह के लॉज आए हैं अपने देश में, उसको कैसे फेस किया जाता है और उससे कैसे उसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है। तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, अब एक चीज ये भी देखो, डू यू रिमेंबर द फोटो ऐसे ऑन द वुमेन्स मूवमेंट इन क्लास 7? The photos there showed the different ways in which citizens can protest, campaign and show solidarity. आप क्लास 7th में एक जगह पढ़े थे कि लोग जो वुमेन है या जो लोग हैं वो कैसे अपने प्रोटेस्ट को दिखाते हैं, मतलब कैसे अपने गुस्से को दिखाते हैं, कैंपेन करके, सिग्नेचर कैंपेन हो, चाहे सॉलिडेरिटी मतलब होता है ग्रुप बना के एक उद्देश्य को लेकर के ग्रुप बनाना और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, पॉलिसी के अगेंस्ट में क्रिटिसाइज करना। द फॉलोइंग पिक्चर्स पॉइंट टू अदर वेज इन विच पीपल प्रोटेस्ट। अब देखो ये जो लॉज आए हैं, कुछ ऐसे लॉ आए हैं जिसमें ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रीड द न्यूज़पेपर और वॉच न्यूज ऑन टीवी फॉर अ वीक, एंड कह रहा है कि आप एक हफ्ते तक न्यूज देखो जरा सा, और उसमें फाइंड आउट करो कि इफ देयर आर एनी अनपॉपुलर लॉज इन इंडिया अराउंड द वर्ल्ड दैट आर करेंटली प्रोटेस्टिंग। क्या ऐसे लॉज हैं जो पूरे दुनिया में या भारत में जिसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया जा रहा है? अब आप देखो, लिस्ट द 3 फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट दैट यू सी इन द अबव फोटोज। आप इस फोटो को देखिए, फोटो नंबर 1 यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है, फोटो नंबर 2, और ये अरेस्ट अस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स, ठीक है, अरेस्ट अस, ये हम लोग को गिरफ्तार करो, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स कह रहे हैं। अब फिर क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या एक स्टूडेंट्स इस तरह की डिमांड रख सकते हैं और वो अरेस्ट के बाद क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसा गवर्नमेंट की प्लान होगी जो इनके अगेंस्ट में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वी नीड टू रिमेंबर दैट आवर रोल एज सिटीजन डज नॉट एंड विद इलेक्टिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव। तो बेटा सबसे पहली बात कि ये जो तीनों फोटो है, ये तीनों फोटो किस बात को यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है? दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। लिस्ट द 3 फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट दैट यू सी इन द अबव फोटोज। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे क्या है, वी नीड टू रिमेंबर दैट आवर रोल एज सिटीजन्स डज नॉट एंड विद इलेक्टिंग। हमने सिर्फ अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर दिया, हमारा रोल वही खत्म नहीं हो जाता है। रादर इट इज देन दैट वी बिगिन टू यूज न्यूज़पेपर एंड द मीडिया टू केयरफुली चार्ट द वर्क दैट इज बीइंग डन बाय आवर एमपीज। अब आपको ये भी देखना है कि हमने जो एमपी को भेजा था पार्लियामेंट में, क्या वो सही तरीके से काम कर रहा है, क्या जिस काम के लिए वो गया था वो कर रहा है कि नहीं? ठीक है, इसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको डेली न्यूज़पेपर देखना पड़ेगा, मीडिया से आपको अपने आप को कनेक्ट रखना पड़ेगा। Thus, what we should bear in mind is that it is the extent, involvement and enthusiasm of the people that help Parliament perform its representative function properly. Clear? पार्लियामेंट अपना काम ठीक से कर रहा है कि नहीं, इसके लिए आपका इन्वॉल्वमेंट, आपका एंथुजियाज्म होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये सिर्फ पार्लियामेंट में क्यों, अपने क्लास में अगर आपको जो भी पढ़ रहे हैं
तो अगर आप वहाँ पे अवेयर होते हैं, जिस क्लास के बच्चे बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं वो क्लास बहुत ज़्यादा डेवलप करती है। ठीक वैसे ही जिस देश में वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा जाता है। डेमोक्रेटिक कंट्री का तो ये सबसे पॉजिटिव वो है, फीचर है कि यहाँ पे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। आपने सही किया, लोगों ने सपोर्ट किया, गलत किया, लोगों ने आपकी सरकार गिराई और आप नेक्स्ट 5 ईयर वेट करिए जब आप सही काम करेंगे। आप कांग्रेस की हालत देख के बता सकते हो, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, कांग्रेस से क्यों बार बार, अब कितनी जो पार्टी इतनी पुरानी थी वो आज उसकी क्या हालत हुई है, ठीक है। आप बीजेपी को देखो, ठीक है। तो ये हालत वाली बात नहीं है, लेकिन इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ओवरऑल हमने इस चैप्टर को देख लिया, अंडरस्टैंडिंग लॉज। अब क्लास बताइए आपको एनी प्रॉब्लम यू हैव एनीवेयर, इस चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम है? Yes, ma'am. हाँ जी बेटा बताओ। Ma'am, yesterday you gave a homework in which there were different kinds of executives. So can you please explain them?